गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आज हम इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम करते हैं, आज 19th ऑफ दिसंबर को हम करेंगे एट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो आज देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट डे जिसको कहा जाता है सेंटा क्लॉज इज स्टेइंग अवे फ्रॉम दिसंबर। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटा रैली। सेंटा रैली ऐसा माना जाता है कि जो थर्ड और फोर्थ वीक है दिसंबर का, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट आती है, स्टॉक्स मार्केट बढ़ती है, लेकिन अब की बार बिल्कुल अपोजिट हुआ है उससे। फ्रंटलाइन इंडाइसेस निफ्टी सेंसेक्स फोर्थ कंसेक्टिव सेशन, 4 लगातार सेशन हैं डिक्लाइन करने के। पिछले 3 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है और आज चौथा दिन था। निफ्टी एंड सेंसेक्स फेल 3% ओवर द वीक सो फार। 3% डिक्रीज कर गए हैं। कब से? मंडे से लेके आज क्या है आपका थर्सडे। इन 4 सेशन में 3% का डिक्लाइन आया है और अब हम देखेंगे इसके कारण क्या है। सबसे पहले इंडिया विक्स को देख लेते हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो कैसे बिहेव कर रही है। इंक्रीज किया है इंडिया विक्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मार्केट ओपन होती है, कब होती है? 9:15 AM पे। ये देखो आप, इंडिया विक्स जूम करके ऊपर जाता है। विक्स का मीनिंग क्या होता है? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीनिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मार्केट में क्या होती है? इंक्रीज होती है और आपको कभी भी 9:15 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में बहुत वोलेटाइल जोन होता है। जो एक्सपर्ट है वही ट्रेडिंग करते हैं। मेरी तो राय है आपको कि आप ट्रेडिंग ही ना करें, इट्स वेरी डेंजरस। तो ये इंक्रीज यह जूम करके ऊपर जाती है और देखो टच किसको कर जाती है, वो 15.40। और 15 से ऊपर वाला जो जोन है वो कौन से वाला जोन होता है? ये देखिए, मॉडरेट वोलेटिलिटी वाले जोन में चली जाती है। लेकिन फिर ये मैप फिर नीचे को आता है और मार्केट स्टेबल होती है। तो इसीलिए ये नो डाउट बढ़ा जरूर है वोलेटिलिटी, लेकिन जो कंफर्टेबल 15 पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे है। तो वोलेटिलिटी है लेकिन फिर भी लो जोन के अंदर है। तो आज का दिन जो मार्केट को आप देखेंगे, ये डिक्रीज की 1%, निफ्टी डिक्रीज किया, साथ में सेंसेक्स ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.20% के करीब फॉल किया। अब हम देखेंगे, और ये देखिए आप, यूं ना सोचिए कि एक स्ट्रेट लाइन जैसी चली हुई है। ये फॉल किया है बहुत खतरनाक तरीके से और फिर एक जोन में स्टेबल हुआ। लास्ट में आते 36 डिक्लाइन, 14 इसमें राइज हुए। ये देखो इस पॉइंट से ये गिरा है। इस पॉइंट से देखो आप कितना नीचे मार्केट रहा है। ये है वो गैप 1.20% का। दिस इज ह्यूज गैप। और ये क्या कारण रहे आज की स्टॉक मार्केट के? तो आज के अब ईगो क्लैश हुआ है यूएस में। क्लैश हुआ है टू पीपल, दो लोगों का। दो लोगों का ईगो क्लैश हुआ है और पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो क्रैश कर दी है इन लोगों ने मिलके आपस में। और ये हैं यूएस फेड के चेयरमैन जर्मी पॉवेल। ये अमेरिकन सेंट्रल बैंक का लोगो है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक की मैंने आपको पहले भी बताया था कि कब 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को इनकी मीटिंग है। और 18 पिछली रात को इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो पीसी है इनकी, ये किसकी? जर्मी पॉवेल की। जर्मी पॉवेल की। और वहां पे इन्होंने कमेंट्री दी। अब देखो, जो रेट कट है वो रेट कट, जो फेड ने रेट कट है वो किया 25 बेसिक पॉइंट। अब सवाल उठता है, 25 बेसिक पॉइंट मार्केट में रेट कट हुआ, मार्केट को यही लग रहा था
तो फिर तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था। तो मार्केट क्रैश क्यों हुई पूरी दुनिया की? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा और हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा हॉकिश और डोविश। ये जो 2 शब्द हैं, इनका मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में इनका क्या मीनिंग होता है? हॉकिश कमेंट्री का मीनिंग होता है जो कि जेरमी पॉवेल ने दी कि मुझको इन्फ्लेशन को कम करना है। चाहे ग्रोथ हो, इसको मुझे कम करना है, ग्रोथ कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट चाहे बढ़ती रहे। इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे इन्फ्लेशन कम करने हैं, चीज़ों के रेट कम रखने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे, ग्रोथ कम होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कहते हैं हॉकिश कमेंट्री। डॉविश कमेंट्री होती है कि मुझको इन्फ्लेशन बढ़ती रहे, कोई बात नहीं है। इन्फ्लेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझको ग्रोथ चाहिए और मुझको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, दोनों चीज़ें बढ़नी चाहिए। जो इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ इन्फ्लेशन इसलिए हाई होती है क्योंकि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? हम चीज़ों को हमको ज़रूरत है ग्रोथ की एंड एम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि हमारे जो है वो कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हम, डेवलपिंग कंट्रीज़। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का मीनिंग क्या हुआ? कि हमने ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी का साइज़ बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। अमेरिका जो कंट्री है और हमारे पास इन्फ्लेशन अभी कितना टारगेट रखा है आरबीआई ने 4.8% और फेड अमेरिका में इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है 2%। तो वो हमारे वाले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन 5% भी हो जाए कोई चक्कर नहीं है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। तो इंडिया जो है वो डोविश मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है और अमेरिका अभी कौन सी कर रहा है? हॉकिश। तो मार्केट ने ऐसा सोचा था कि जो पॉलिसी डिसीजन आएगा वो डॉबिश आएगा। लेकिन यहाँ पे जेरमी पॉवेल ने इसको हॉकिश कर दिया। क्यों हॉकिश किया? अब जेरमी पॉवेल जी बोल रहे हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मैं डेटाबेस लेता हूँ, जो कि ये इन माय पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोरा। मैं इसको साबित करूँगा कि क्यों ये झूठ बोल रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम जेरमी पॉवेल को डेटा के साथ नहीं है। जेरमी पॉवेल की ईगो क्लैश है डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ। क्योंकि ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बोला है कि मैं पॉवेल को जब आऊँगा तो हटा दूँगा। जेरमी पॉवेल ने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप जो मर्ज़ी कर दो, मैं नहीं हटूँगा। तो इन दोनों का क्लैश और अब क्योंकि ये आने वाले हैं ट्रंप जी, क्योंकि अगर डाटा का हिसाब होता तो इन्फ्लेशन का जो अमेरिका का डाटा आया है यूएस इन्फ्लेशन, वो कितनी आई मैंने चार्ट बन के समझाया अपने बी लॉग में, उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिएगा। तो इनका कितना आया था? 2.4 था इनका और 2.4 ही आया था। तो 2.4% तो इनकी इन्फ्लेशन है ही है, टारगेट 2% है, तो 2% के आसपास तो आ ही रही है ये। तो क्यों इन्होंने बोला कि हमने 4 इंटरेस्ट रेट कट करने के बजाय 2 इंटरेस्ट रेट ही कट करेंगे? डाटा तो ऐसा नहीं बोल रहा है। डाटा तो बोल रहा है कि जो आप चाह रहे हैं, हम उसके आस-पास हैं। तो मीनिंग यहाँ डाटा का खेल नहीं है। ये खेल है जेरमी पॉवेल और डोनाल्ड जे ट्रंप की ईगो की लड़ाई का और इन 2 लोगों की ईगो की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया जो है, वो भयंकर तरीके से क्रैश हुई है। अब इस क्रैश को आप देखिए, ये है नैस्डैक कंपोजिट, ये कितना गिरा? 3.5%। हमारा इंडिया में कितना गिरा? 1%। तो मीनिंग इंडियन मार्केट ज़्यादा मैच्योर है अमेरिकन मार्केट से। हम नहीं 3% गिरे। अब आगे चलो आप, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 ये कितना गिरा? अप्रॉक्सिमेटली 3%। हमारे यहाँ बीएसई 1.20% गिरता है हमारा सेंसेक्स। जिसको हम मैं सेंसेक्स को कंपेयर करूँ तो वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 से कंपैरिज़न होगा इसका अमेरिका के साथ। यहाँ भी हम कम गिरे। अब आओ आप
रसेल्स 2000 इंडेक्स, इसको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज इन यूएस। इसका तो बुरा ही हाल हो गया बेचारे का। ये अप्रोक्सीमेटली 4.39% गिरा। और जो बीएससी का स्मॉल कैप है इंडिया में, वो कितना गिरता है? वो आधे परसेंट से भी कम गिरता है इंडिया में। तो मीनिंग हमारे जो स्टॉक मार्केट है इंडिया की, वो ज़्यादा मैच्योर है। और अमेरिका में देखिए आप, क्रैश, सारी की सारी तबाही मच गई वहाँ पे। और हमारा बीएससी देखिए, ये गिरता है, निफ्टी 1% रहता है। तो ये जो क्रैश है ना, ये क्रैश आया है, जो कमेंट्री डॉबिश होनी चाहिए थी, वो कमेंट्री हॉकिश कर दी उन्होंने। हॉकिश कमेंट्री की वजह से ये पूरी दुनिया में इन्होंने क्रैश क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप, पूरी दुनिया में क्रैश को लेके जेरमी पॉवेल ने हॉकिश कमेंट्री दी और मदर मार्केट सैंक। मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ? मदर मार्केट का मीनिंग है, मदर मार्केट बोला जाता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, कि पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज को अमेरिका चलाता है। और इस स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस है फेड रिजर्व का जो चेयरमैन है उनका। इन्होंने नेगेटिव कमेंट्री दी, स्टॉक मार्केट अमेरिका की गिरी और मदर मार्केट गिरी। तो उसके साथ, मदर मार्केट के साथ रेड में कौन गया? जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, चाइना। ये सुबह वाली मार्केट हैं, जो भारतीय मार्केट से पहले सुबह 5 बजे खुलना शुरू करती हैं ये। और ये 4 मार्केट अगर सुबह खुल के गिरी हैं, तो हमारी क्या मजाल। दुनिया में जो हमारा 3-4% का शेयर है टोटल स्टॉक मार्केट में, तो अगर 97% शेयर वाले गिर रहे हैं, तो हमारे स्टॉक मार्केट ने 100% नीचे आना ही आना था। इंडियन स्टॉक मार्केट का फॉल जो था, एमिनेंट फॉल था, इसने गिरना ही गिरना था। डोमेस्टिक बेंचमार्क हमारा टंबल हुआ बहुत बुरी तरह से। और ये देखिए, हालांकि इन्होंने 25 बेसिक पॉइंट कम किए, 4.25 लेके आइए, कहाँ से? 4.50 से कम किए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, वो 2.5% बढ़ा दिया। अब टारगेट था पहले 2.1%, अब वो 2.5% बढ़ाया। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये कैसे बढ़ गया? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि पहले टारगेट था 2.1%, अब ये टारगेट 2.5%। और ये कब था 2.1%? सितंबर में इनकी मीटिंग हुई थी, ये टारगेट रखा था। अब दिसंबर में ऐसा क्या हो गया कि 2.5% कर दिया? इसमें गेम होती है, डोनाल्ड जे ट्रंप बनते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। अब जो जर्मी पॉवल है, और अकेले जर्मी पॉवल नहीं है, यहाँ पे 18 और मेंबर हैं, 18 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कहाँ पे? फेड, जो अमेरिकन फेड है उसमें ये सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया? इन्होंने ये जो एस्टीमेट है ना, ये एस्टीमेट मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसको तुकबंदी कहा जाता है। एब्सोल्युटली तुकबंदी कर दी इन्होंने। कैसे की? देखो, कैसे एक हवाई किला क्रिएट किया इन्होंने। इनका बोलने का मतलब है कि जो डीजे ट्रंप आया है, ट्रंप क्या करेगा? चाइना के ऊपर टैक्स लगा देगा। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। चाइना पे टैक्स लगा रहा है। मान लीजिए अमेरिका में एक एलईडी आता है, वो एलईडी आता है मान लीजिए $500 का। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर टैक्स लगा देगा। ये बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर 100% टैक्स लगा दूंगा। तो ये कितने का हो जाएगा? $1000 का हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं इनकरेज करूंगा कि यूएस में ही ये एलईडी बने। ये एलईडी अमेरिका में बनेगा तो ये कम से कम $1500 का होगा। तो जो चीज़ $500 की चाइना से आ रही थी, वो $1500 की मिलेगी। तो इसके कारण क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी अमेरिकन मार्केट में। तो ये सारा कंजक्चर, कंजक्चर क्या होता है? कैली पुलाव। ये कैसे पकाया उन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट को थियरी बनाया इन्होंने। और वहां से ये लगा लिया कि चाइना पे टैरिफ लग जाएगा, अमेरिका में चीजें बनेंगी, वो महंगी होंगी, और इन्फ्लेशन जो है
वो बढ़ जाएगा वहाँ पे। दिस इज़ एक मोटा-मोटे तौर के ऊपर ये थियरी लगाई और वही उन्होंने बोला कि अब जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो इंडिया से लेती हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है। वही काम अमेरिका में हो सकता है आराम से, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो महँगा पड़ेगा, तो उसके कारण प्राइसेज़ बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला हमारा टारगेट है कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन रखनी है हमने, अब जा रही है 2.5, तो इसलिए अगर मैं रेट कट करूँगा, तो मार्केट में बहुत सा ज़्यादा डॉलर आ जाएँगे और ज़्यादा डॉलर आएँगे, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो इसलिए जो रेट कट है, वो 4 होने थे पहले, अब मैं 2 रेट कट करूँगा और 4 क्या होने थे? 25-25 पॉइंट के 4 तो कितना हो गया? 1%। तो अब इसने क्या बोला मैं 2 करूँगा, तो 25 गुना 2 तो कितना हो गया आपका? अब ये 0.50% करेगा। तो रेट कट कम होंगे, तो वहाँ मार्केट में पैसा कम आएगा और पैसा मार्केट में कम आएगा, तो स्टॉक मार्केट में कम लगेगा। तो जितने भी असेट दुनिया में हैं, कल एक ऐसा दिन रहा अमेरिकन मार्केट में, कौन-कौन फ़ॉल किया? सिर्फ़ एक चीज़ वहाँ पे बढ़ी, दैट इज़ अमेरिकन बॉन्ड। बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा गोल्ड डाउन, क्रिप्टो डाउन, स्टॉक डाउन, सिल्वर डाउन, करेंसी एक करेंसी ऊपर को हुई, वो थी डॉलर और बाकी सारी करेंसी दुनिया की, वो सारी डाउन। दुनिया की लगभग सारी स्टॉक मार्केट डाउन। तो आप देखिए, अगर ये 4 रेट कट के लिए बोल देते, तो मार्केट ने 5% ऊपर जाना था। लेकिन इसने 2 रेट कट की कमेंट्री दी। अगर आप मेरा पोस्ट देखेंगे 2 दिन पहले की, मैंने उस पोस्ट में 2 केस बनाए थे कि रेट कट तो हो जाएगा, लेकिन केस 2 है कि कमेंट्री खराब आती है, तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगी। तो एग्ज़ैक्टली वही हुआ और मार्केट ने जो 25 बेसिक पॉइंट उसने रेट कट किया, वो पहले ही प्राइसिंग कर लिया था। वो 10 दिनों से मार्केट बढ़ रही थी नैस्डैक की। लेकिन उसको ये वाला जो इवेंट था, इसका मार्केट को आइडिया ही नहीं था और ये उसने सोचा कि कमेंट्री कौन से वाली होगी, कमेंट्री आनी चाहिए थी डॉविश, कमेंट्री आ गई हॉकिश। बिल्कुल उल्टा हो गया उससे और मार्केट होगी सरप्राइज और पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। और ये देखिए आप, पहली बार इतिहास में इंडियन रूपी 85 रुपीज में डॉलर पहुंच गया। $1 के लिए अब आपको खर्चने पड़ेंगे 85 रुपीज। तो अगर आपने अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, मान लीजिए आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले, जब डॉलर 80 रुपए का था, तो आज आप अमेरिकन शेयर अगर बेचेंगे, तो आपको 85 रुपीज मिलेंगे। तो मीनिंग क्या है कि आपको करीब-करीब 6.5% का एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट मिलेगा अमेरिकन मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिकन मार्केट में, वो सारे मैं डिटेल में इसको लेके मैंने वीडियो बनाए हैं। 1-2 वीडियो तो मैं कल अपलोड करूँगा आपको, बहुत शानदार वीडियोज़ बेसिक कॉन्सेप्ट के, तो ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अब आगे आप चलिए यहाँ पे, फेड का जो डिसीजन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा, वो पड़ा बैंकिंग और रियल एस्टेट पे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा फ़र्क किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली बैंक। और कौन-सा जो सेक्टर है जो बिल्कुल लोन पे चलता है, वो है रियल एस्टेट। क्योंकि वहाँ कुछ भी खरीदना-बेचना है, वो बैंक के इंटरेस्ट रेट पे होगा। तो इसका कोलैप्स देखिए आप, निफ्टी बैंक है हमारा, वो कोलैप्स किया। मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें इंटरेस्टिंग बात है, आप स्मॉल कैप को देखिए, ये 1/4% ही गिरा, क्योंकि ऊपर वाले बहुत ज़्यादा गिर गए, तो स्मॉल कैप उस रेंज में नहीं गिरा। तो पहले ये सुबह इसने बहुत बड़ी डाइव ली थी, लेकिन उस डाइव के बाद बहुत शानदार रिकवरी हुई है स्मॉल कैप में, क्योंकि जैसे-जैसे दिन बढ़ा, लोगों को और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, उनको ये बात समझ में आने लगी और तब तक उन्होंने समझाया, तो फिर मार्केट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की। एफआईआईज़, ये प्रोविज़नल डेटा है। असली जो डेटा है, कंप्लीट जो डेटा है, वो कल आएगा। आज का प्रोविज़नल डेटा है, वो कह रहा है डीआईआई जो है, जो इंडिया वाले हैं, उन्होंने स्टॉक खरीदे कितने?
3,943 करोड़ रुपए के, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रूठे हैं हमारी मार्केट से, उन्होंने बेचे 4,225 करोड़ के। मीनिंग एफआईआईज ने आज भी नेट सेलिंग की है भारत में। वो लगातार अपनी सेलिंग कर रहे हैं, और कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं? वो इंडिया से निकाल के यूएस बॉन्ड के अंदर वो पैसा डाल रहे हैं। ये मैं समझाऊंगा आपको कैसे ये कोरिलेशन बनता है। और ये देखिए, हमारे जो डी और डीआईआईस कौन होते हैं? हमारे जो इंडिया के बैंक हैं, इंडिया की इंश्योरेंस फर्म्स हैं, हमारे कौन है म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ये सारे जो हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, इनको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक मतलब जो भारत के हैं। इन्होंने 14,700 करोड़ के खरीदे, 10,000 करोड़ के बेचे, इसलिए इनका जो माइनस करके ये बनता है 3,943 करोड़ रुपए। एफआईआईज ने 12,685 करोड़ के परचेज किए, लेकिन बेचे कितने? 16,000 करोड़ 910। तो नेट कितना निकल के आता है इनका? 4,225 करोड़। तो एफआईआई जो है वो नेट सेलर है भारतीय मार्केट में, और भारतीय मार्केट को गिरने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इनकी ये जो नेट सेलिंग है, इसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए आप, फॉर द ईयर सो फार, इस साल 3 लाख करोड़ रुपए बाई डीआईआई ने बाई किए हैं 5.9 लाख के। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एफआईआई वर्सेस डीआईआई। देखिए, अगर मार्केट है ना, ये कोई बेचेगा तो वो बेचेगा तभी अगर कोई खरीदने वाला होगा वहां पे। तो डीआईआई जो है वो खरीदने वाले हैं, और एफआईआई हैं वहां पे बेचने वाले। तो इन्होंने 5.9 लाख करोड़ के खरीदे हैं, और इन्होंने 3 लाख करोड़ के बेचे हैं। अगर ये नहीं खरीदते तो हमारी मार्केट 15,000 के ऊपर खड़ी होती है आज। तो इससे पता चलता है कि डीआईआई के पास ये पैसा कहाँ से आता है। भारत में सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर बढ़ा है पिछले 5 सालों में, सिप का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और म्यूचुअल फंड्स का। ये जो लोग पैसे डालते हैं, ये सारे पैसे डीआईआई के पास जाते हैं, और डीआईआई इन स्टॉक को खरीदते हैं, क्योंकि लोगों ने लिंक कर रखा होता है अपनी सैलरी को। आपने अपनी सैलरी को लिंक किया हुआ है। किसके साथ लिंक किया हुआ है? कोई भी ऐप होगी, आपकी ऐप होगी या वेबसाइट होगी, कहीं पे भी, और वो ऑटो डिडक्ट करेगी वहां से। ऑटो डिडक्ट करेगी, और वो पैसा किसको जाएगा? डीआईआई के पास। और डीआई क्या करेगा? मार्केट में परचेज करने जाएगा। परचेज करेगा तो कौन होना चाहिए वहां पे? सेलर होना चाहिए, तभी परचेज होगा ना। तो सेलर वहां पे कौन बन के आ रहा है? एफआईआईस। ये वहां पे सेलर बन के आ रहे हैं। और आपने देखना, एफआईआईस की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? ब्लू चिप में होती है। और सबसे ज्यादा आज की डेट में कौन सा स्टॉक गिर रहे हैं? ब्लू चिप गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? एफआईआईज उनको बेच रहे हैं, इसलिए ब्लू चिप सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। तो ये है डीआईआईज और एफआईआई के बीच का रिलेशन। मार्केट गिरी है। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मेरा वो जो वीलॉग होगा कल का, वो होगा फेड रिजर्व की कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, कैसे वो बिहेव करता है। मैं एक फुल फ्लेज वीडियो कल बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कल आपको नोटिफिकेशन आ पाए इस वीडियो की, बेसिक वीडियो की। अब हम क्लोज करते हैं। जो मार्केट महम मचा हुआ है चारों तरफ, उसको एक बहुत शानदार लाइन के साथ, हर रोज हम एक कोट के साथ इसको खत्म करते हैं। तो जो आज की कोट है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। कि आपको नहीं पता, आपको नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज की बात हो रही है? ये हो रही है इन्वेस्टमेंट की नॉलेज की। ये लाइन किसकी है? वॉरेन बफेट की, जो सबसे शानदार वैल्यू इन्वेस्टर है आज के मॉडर्न टाइम का, एंड ही इज अलाइव। ये कह रहा है, अगर आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं ना, तो फिर आपका ब्लीक फ्यूचर है, और आप कहाँ पे रहेंगे? रिस्क में ही रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और क्या रिस्क क्या रहेगा? आपको किसी ने टिप दे दी, आपने कहीं टीवी चैनल पे सुन लिया, वहां पे जो बंदा बैठा हुआ वो एक एजेंडे के साथ बैठा होगा। वो जो स्टॉक वहां पे नाम लेते हैं ना, वो कोई स्टॉक 400 रुपी का होगा। तब
टीवी चैनल वाले उस स्टॉक को फॉलो करने लगते हैं। वो 100 रुपए से 400 रुपए के में जब उसने पहुंचना है ना, इस जर्नी में उसको कोई नहीं फॉलो कर रहा होता है। तो आपको जो अंडरस्टैंड करना है, जब स्टॉक 100 रुपए का है, जब वो 400 रुपए का है, तो मार्केट में हर कोई डिस्कस कर रहा है उसको। अगर आपको भी पता चल गया तो आप क्या कर लेंगे उसका? तो आप कहीं से टिप ले लिया, वहाँ टीवी चैनल में आपने सुन लिया, वो आपका रिस्क है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अंडरस्टैंड करना है मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा का पूरा। देखो, दिस कोट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपकी नॉलेज ही आएगी। और अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इस कोट तक आप पहुँच गए हैं, तो आप नॉलेज के भूखे हैं। तभी आप मेरे इस वीडियो को, जो बहुत आसान नहीं है, उसके बावजूद आप यहाँ तक इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मीनिंग आप में जिज्ञासा है, नॉलेज है इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने की। तो इट सजेस्ट रिस्क आर हाइटेंड व्हेन वन लैक्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, मार्केट में आज आपने एक स्टॉक खरीदा, वो बढ़ गया, आप उसकी स्टोरी सुनाएंगे अपने दोस्तों को, लोगों को, फिर आपको 5 स्टॉक में लॉस होगा। वो आपका दिल सुनेगा और वो हार्ट अटैक से मरेगा। वो आप किसी को नहीं सुनाएँगे कि मैंने इतने पैसे लगाए थे और मेरे इन 5 स्टॉक में वो सारे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि आपने तुक्का लगाया था, आपने रिस्क लिया था। और अगर आप और सक्सेस कम्स फ्रॉम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। आपको अगर सक्सेस आनी है ना, तो सक्सेस आएगी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि आपको नॉलेज के जरिए सक्सेस आएगी। आपने एक स्टॉक नॉलेज के बेस पे खरीदा, वो स्टॉक बढ़ा, आपने इसकी फंडामेंटल स्टडी की, तो फिर आपकी वो जो सक्सेस है ना, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे आएगी। और जो लंबी रेस का घोड़ा है, वो नॉलेज से आता है। इसीलिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के उन ब्लॉग को फॉलो करते रहिए। हमारी पोस्ट है, हम हमेशा पोस्ट डालते हैं। कोई ना कोई मेंबर हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का पोस्ट हमेशा डालता है। उस पोस्ट को देखिए हर इवेंट के साथ। और हम कभी आपको एडवाइस नहीं करते कि आप ये वाला स्टॉक लीजिए या इन्वेस्ट करिए, वो हमारा काम नहीं है। वो टिप देना हमारा काम ही नहीं है। हमने आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाने हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करिए, आप में इतनी मास्टरी आ जाएगी, आप अपने आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ किस एसेट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको पसंद है ये वीडियो, तो लाइक करिए, शेयर करिए पसंद आया, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो लाइक बिल्कुल मत करिए, मुझे कमेंट करिए आप कि हमें इसलिए पसंद नहीं आया या इसमें इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपको पसंद आया और यहाँ तक पहुँचे, विद अ बिग स्माइल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, लाइक करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। थैंक यू वेरी मच।